हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर की हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ के द्वारा, जिसे आप अपनी लाइफ में और स्टडी में अप्लाई करके अपनी लाइफ को और स्टडी को काफ़ी बेटर बना सकते हैं। तो आज का ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ है, खुद को कमज़ोर समझना खुद से अन्याय है। अगेन आई रिपीट, खुद को कमज़ोर समझना खुद से अन्याय है। लाइक एग्जाम्पल, अभी आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम आने वाली है एंड रेगुलर क्लास ना होने की वजह से आपकी सभी सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से तैयारी नहीं हो पाई होगी और आपको काफ़ी डर लग रहा होगा कि इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। बट अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ, तो 100% आपका अच्छा ही रिजल्ट आएगा। बिकॉज आपको अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना है। जैसा कि मैं हमेशा कहते आया हूं, वट एवर हैपन्स इन दिस वर्ल्ड इज इन आवर हैंड। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो हमारे हाथ में ही होता है, तो आपको आपके अलावा और कोई मजबूत नहीं बना सकता है। तो आई होप इस लाइन की मीनिंग को आप समझ गए होंगे। इसे अपनी लाइफ में और स्टडी में अप्लाई करके आप बेटर एजुकेशन एंड बेटर लाइफ पा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो आज हम सीखने वाले हैं बीकॉम सेम 3 के टैक्सेशन सब्जेक्ट को। राइट ना, काफी लोग की कमेंट है कि सर सैलरी के कुछ सम और करा दीजिए, तो आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं सैलरी चैप्टर। अगर आप वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मैक्सिमम अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। और ये वीडियो आपके लिए कितने हेल्पफुल हो रहे हैं उसे भी आपको कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना है। तो स्टार्ट करेंगे आज हम चैप्टर नंबर 5 की। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 5 का भी मैंने HRA कंसेप्ट आपको समझा दिया, उससे भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे सैलरी चैप्टर का पार्ट 2, जिसे हम कहेंगे ग्रेजुटी। आई होप यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, यस, यहाँ पे ग्रेजुटी के अगर सम आते हैं तो आपको किस तरीके से सॉल्यूशन करना चाहिए वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपकी बुक में सेम डिटेल वहां पे दी होगी, आप वहां से रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस बुक का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुटी के कुछ रूल्स दिए, इसे आपको याद करना होगा। यहाँ पे 2 रूल दिए। नंबर 1 दिया सरकारी कर्मचारी, दैट मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और यहाँ पे दिया गया बिन सरकारी कर्मचारी, दैट मीन्स नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दोनों के लिए कुछ रूल्स दिए, इसे आपको याद करना होगा। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे 1972 के अंदर में सरकारी कर्मचारी, जिसे हम कहेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे पहला रूल क्या है, सोती ओछी रकम कर मुक्त गणाए, दैट मीन्स यहाँ पे जो सबसे कम वैल्यू आएगी उसे हम एग्जाम अमाउंट कहेंगे, गुजराती में कहेंगे कर मुक्त। हमारा लेक्चर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है, तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों की मैक्सिमम हेल्प हो सके। राइट ना, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या, खरेखर मरेल रकम, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी आपको ग्रेजुटी की अमाउंट मिली होगी, अमाउंट रिसीव आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टेप नंबर 1 के अंदर। राइट ना, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या दिया, मोघवारी भत्ता सहित छेल्लो पगार इंटू 12/26, दैट मीन्स लास्ट में आपकी जो भी सैलरी आएगा उसका इंटू 12/26 करना होगा, इंटू नौकरी ना संपूर्ण वर्षों। दैट मीन्स बाई चांस अगर आपकी नौकरी का टाइम जो है 6 महीने से भी अधिक हो चुका है, दैट मीन्स अगर आपने 20 साल 7 महीने नौकरी की तो उसे आप 20 साल 7 महीने काउंट नहीं करेंगे, उसे हम कंप्लीटली ईयर काउंट करेंगे 21 ईयर्स। आई होप आप समझ गए। यहाँ पे लिखा 6 मास टू वधु समय, दैट मीन्स अगर 6 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है तो उसे आपको कंप्लीटली गिनना होगा, पूरा ईयर गिनना होगा। आई होप आप समझ गए। एंड लास्ट वन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो दी है 20 लाख रुपीज, दैट मीन्स इसे आपको याद करना होगा। तो ये तो बात हो चुकी है सरकारी कर्मचारी, दैट मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अगर यही सिचुएशन को हम देखते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, बिन सरकारी कर्मचारी के लिए रूल क्या है, तो यहाँ पे पहला रूल तो दोनों के लिए सेम रहेगा। यहाँ पे लिखा है खरेखर मरेल रकम, यहाँ पे भी आएगा एक्चुअल में जो भी आपको ग्रेजुटी की अमाउंट मिली। राइट ना, सेकेंड में क्या लिखा, सरेराश मासिक पगार छेल्ला 10 मास ना आधार, दैट मीन्स लास्ट 10 मंथ की जो भी सैलरी होगी उसकी आपको एवरेज निकालनी होगी, सरेराश निकालना होगा। किस तरीके से निकालेंगे, प्रैक्टिकली हम सीखेंगे तो आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 1/2 एंड इंटू लिखा है नौकरी ना संपूर्ण वर्ष, नौकरी का आपको पूरा वर्ष लिखना है। बट यहाँ ब्रैकेट में कुछ लिखा है अधूरू वर्ष ध्यान में लेबू नहीं, दैट मीन जैसे यहाँ पे अधूरे वर्ष को पूरा वर्ष गिनते थे, बट यहाँ पे आपको अधूरे वर्ष को पूरा ध्यान में नहीं लेना है। लाइक एग्जाम्पल, अगर ऊपर 7 महीने या 8 महीने भी हो गए तो उसे आपको कंप्लीटली ईयर नहीं गिनना होगा, बट इस सिचुएशन के अंदर आपको पूरा ईयर गिनना होगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे 20 लाख रहेगी। तो आई होप आप समझ गए कि ग्रेजुटी के सम के अंदर 2 रूल कौन कौन से, किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना चाहिए। राइट ना, अभी हम एक प्रैक्टिकली सम सीखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ग्रेजुटी का सम अगर एग्जाम में आता है तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। राइट ना, तो स्टार्ट करेंगे हम। यस, आपकी बुक के पास आ चुका है, यस,
सम नंबर 9, आई होप आपको दिख रहा होगा, वो गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 में आ चुका है, थोड़ा सा चेंजिंग के साथ। वेरी IMP सम ध्यान से देखना है, कहीं पे वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखा है श्री एक्स 25 યર્સ એન્ડ 10 મહિના નોકરી કરીને ખાનગી કંપનીમાંથી 1 માર્ચ 2020ના રોજ નિવૃત્ત થાય છે। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स नाम के एक पर्सन है जिनकी जॉब का टाइम दिया है 25 યર્સ और 10 महीने तक इन्होंने नौकरी की। दैट मीन्स 6 महीने से भी ज्यादा काम किया है। दैट मीन्स यहाँ पे 10 महीने जो मैंने आपको समझा दी थे, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा वर्ष गिनना होगा, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको पूरा वर्ष नहीं गिनना होगा, 10 महीनों को आपको भूलना होगा। तो ये कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं? खानगी कंपनी। दैट मीन्स प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। 1 માર્ચ 2020ના રોજ નિવૃત્ત થાય છે। दैट मीन्स रिटायर हो गए 1 માર્ચ 2020 के दिन। તેમને 4 લાખની ગ્રેજ્યુટી મળી છે। दैट मीन्स इन्हें 4 લાખ રૂપિયા की ग्रेजुटी मिली हुई है। वर्ष 2019 અને વર્ષ 2020 માં તેમનો मूल पगार 12,000 અને 14,000 હતો। दैट मीन्स 2019 में इनकी सैलरी 12,000 थी, राइट ना, एंड 2020 में इनकी सैलरी 14,000 थी, राइट। वर्ष 2019 અને વર્ષ 2020 માં તેમને માસિક બોનસ पर मिले छे 6,000 और 8,000। दैट मीन्स 2019 में इनको 6,000 बोनस मिलता है और 2020 में इनको 8,000 बोनस मिलता है, राइट ना। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आकरणी वर्ष 2020 અને 21 માટે करपात्र ग्रेजुटीनी रकम शोधो। तो आई होप आपने सबको पूरा समझ लिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा है? खानगी कंपनी लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी की बात होने वाली। तो प्राइवेट कंपनी के रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको मैंने दोनों समझा दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या सोल्व करना होगा? खरेखर मरेल रकम देख लेते। यहाँ पे ग्रेजुटी की अपने को अमाउंट कितनी मिली थी? सर ग्रेजुटी की हमें अमाउंट मिली थी 4 लाख, राइट ना। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइट कर दीजिए 4 लाख और यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, राइट ना। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? सरेराश मासिक पगार। जैसे कि यहाँ पे जो श्री एक्स हैं, ये कौन से एम्प्लॉय? खानगी कंपनी में जॉब करे, दैट मीन्स प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, दैट मीन्स ये प्राइवेट एम्प्लॉय रहेंगे, राइट। तो इनके लिए रूल क्या है? सरेराश मासिक पगार आपको निकालना पड़ेगा। एवरेज सैलरी काउंट करनी होगी लास्ट 10 मंथ की इंटू 1/2 नौकरी ना संपूर्ण वर्षों। अभी हम देख लेते कि लास्ट 10 मंथ में इनकी सैलरी क्या रही होगी, उसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ, जिससे आप बेटर तरीके से समझ सके। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया लास्ट 10 मंथ की उनकी सैलरी किस प्रकार से काउंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं श्री एक्स रिटायर कब हो गए थे? 1 मार्च 2020 के दिन। दैट मीन्स यहाँ पे 1 मार्च को ही वो रिटायर हो चुके थे, यानी कि उन्हें मार्च की पेमेंट तो नहीं मिली होगी। तो यहाँ पे मैंने मार्च पे स्टार बना दिया, दैट मीन्स इनको पेमेंट नहीं मिली। बट उससे पहले फरवरी में उनको पेमेंट मिली होगी, जनवरी में उनको पेमेंट मिली होगी। तो 2020 में उनकी पेमेंट का रेशियो क्या चल रहा था? सर 2020 में उनको पेमेंट मिलती थी 14,000, राइट ना। तो इनको फरवरी में पेमेंट कितना मिला होगा? 14,000। वेरी गुड, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, परफेक्ट ना। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2020 को भी इनको पेमेंट कितना मिला होगा? सिर्फ 14,000, बिकॉज ऑफ 2020 में उनकी सैलरी 14,000 हुआ करती थी, राइट ना। बट 2019 में उनकी सैलरी कितनी थी? सर 2019 में इनकी सैलरी थी 12,000। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पे देखो, फरवरी में इनको मिला 14,000, जनवरी में मिला इनको 14,000, दिसंबर में कितना मिलता होगा इनका? 12,000। देखना अब आप समझ रहेंगे सर आपने कम क्यों कर दिया। देखो यहाँ पे दिसंबर के बाद जनवरी आता है, मैं यहाँ इनको रिटायर कर रहा हूँ। पहले इनको फरवरी में इतना मिला होगा, जनवरी में इतना मिला होगा, बट दिसंबर में कितना मिलता होगा? 12,000। तो यहाँ पे नवंबर में भी कितना मिलता होगा? 12,000, बिकॉज ऑफ 2019 की सैलरी में इनको सिर्फ 12,000 रुपीज ही मिलते थे। तो यहाँ पर अक्टूबर में भी कितना मिलता होगा? 12,000, सितंबर में भी 12,000, अगस्त में भी 12,000, जुलाई में भी 12,000, राइट ना, जून में भी 12,000 एंड मई में भी इनको 12,000 मिलते होंगे। कैलकुलेट करते क्या 10 मंथ हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट 10 मंथ हो चुके, जिसमें से इनको ओनली 2020 के 2 मंथ में इनको सैलरी कितनी मिलती? 14,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 14,000 जस्ट 2 मंथ की सैलरी है। तो 14,000 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 28,000। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड लास्ट उनके पास जो 2019 के मंथ है 8 मंथ में उनको सैलरी कितनी मिलती है? 12,000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 12,000 एंड सभी को कैलकुलेट करेंगे तो 8 मंथ हो जाएंगे। 12,000 इंटू 8 कितना हो गया यहाँ पर? 96,000, राइट ना। ये हो गए 2 मंथ प्लस 8 मंथ, कितना हो चुका है? 10 मंथ हो चुका है। तो 10 मंथ की टोटल सैलरी इनकी कितनी हो जाएगी? 28,000 प्लस 96,000 करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1,24,000। तो आई होप आप समझ गए होंगे।
कि किस तरीके से मैंने इनकी सैलरी को कैलकुलेट किया है। अभी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है सर, हमें रिक्वायरमेंट है सरेराश मासिक पगार की। दैट मीन्स हमें एवरेज की नीड है कितने मंथ की, लास्ट 10 मंथ की। तो लास्ट 10 मंथ में इनकी सैलरी कितनी आ चुकी है 1,24,000, उसे आपको 10 से डिवाइड कर देना है। 10 से डिवाइड करेंगे तो इनके पास आंसर आ जाएगा 12,400। तो आई होप यहाँ पे 10 मंथ को किस तरीके से कैलकुलेट किया गया आप समझ गए होंगे। बिकॉज ऑफ 1 मार्च के दिन तो रिटायर हो चुके हैं, फरवरी में 14,000 रहा होगा, जनवरी में 14,000 रहा होगा, बट 2019 में तो इनकी सैलरी कितनी थी 12,000। और जस्ट हमें कितने मंथ कैलकुलेट करने हैं, ओनली 10 मंथ। अभी यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 2 क्या था उसे एक बार फिर से चेकआउट करते हैं। यस, यहाँ लिखा है सरेराश मासिक पगार 6,10 मासना आधार है। तो लास्ट 10 मंथ के हिसाब से इनकी सैलरी कितनी हो चुकी है सर 12,004 मंथ इनटू 1/2 पर रूल। ये तो हमारा रूल है। फिर यहाँ लिखा है नौकरी ना संपूर्ण वर्ष। तो यहाँ पे देख नौकरी कितनी की थी इन्होंने सर 25 ईयर्स 10 मंथ। देखो ये प्राइवेट एम्प्लॉय है तो ऊपर के महीनों को ध्यान में नहीं लेना। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो 25 ईयर्स को मैं क्या कर देता 26 ईयर कर देता, बट ये प्राइवेट एम्प्लॉय खानगी कंपनी में काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे 10 मंथ को मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ओनली कितने वर्ष लूंगा 25 ईयर्स। तो यहाँ पे कर देता हूँ 25 ईयर्स। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज कीजिएगा। 12,400 को 2 से डिवाइड करना है एंड 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता ही देता हूँ। यस, आई होप आपको दिख रहा होगा। 12,400 को डिवाइड करना है 2 से इंटू 25 करेंगे तो आ चुका है यहाँ पे आंसर 1,55,000। तो आप राइट कर दीजिए 1,55,000। एंड कंडीशन नंबर 3 तो आपके पास पहले से रेडी है 20 लाख, जो कि इस साल का नियम है। अभी आपको कंपेयर करना है इन तीनों वैल्यू में से सबसे कम वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है। जो वैल्यू सबसे कम होगी उसी को हम कहेंगे कर मुक्त अमाउंट, दैट मीन्स एग्जाम अमाउंट। तो तीनों में से सबसे कम कौन है सर 1,55,000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए कर मुक्त ग्रेजुटी, एग्जाम ग्रेजुटी कितनी होगी 1,55,000। तीनों में से जो सबसे कम हो, गुजराती में कहवाय छे सौथी ओછી रकम जो है ना એને જ કહેવાય છે करमुक्त रकम। तो आपका आंसर आ चुका है 1,55,000। बट आपके सम के अंदर करमुक्त के अलावा और क्या पूछा था सर, हमसे पूछा गया था कर पात्र ग्रेजुटी, दैट मीन्स टैक्सेबल ग्रेजुटी आपको सॉल्व करना है। तो टैक्सेबल ग्रेजुटी किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक्चुअली हमें ग्रेजुटी कितना रिसीव हुआ था 4 लाख नहीं, फिर हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 4 लाख। जो आपको एक्चुअली ग्रेजुटी मिली है उसमें से आपको सबसे लोएस्ट वैल्यू लेस कर देनी। सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी थी 1,55,000, या फिर वो करमुक्त अमाउंट आपको लेस करनी है। अगर वो याद ना रखना तो आपको ये याद रखना है टैक्सेबल सैलरी सॉल्व करने के लिए जितना भी अमाउंट आपको मिला हुआ है, एक्चुअली ग्रेजुटी रिसीव जितना भी हुआ है उसमें से आपको करमुक्त की अमाउंट क्या करनी होगी, लेस करनी होगी। तो लेस कर दो माइनस 1,55,000। 4 लाख में से 1,55,000 लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2,45,000। आई होप आप समझ गए कि 2,45,000 किस तरीके से आया हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो एंड तक देख लिया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि जो सबसे कम अमाउंट होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, करमुक्त, दैट मीन्स इंग्लिश में कहेंगे एग्जाम, और सॉरी गुजराती में, और इंग्लिश में कहेंगे टैक्सेबल। जितना भी ग्रेजुटी आपको रिसीव हुआ है उसमें से आपको क्या लेस करना होगा, करमुक्त वाली रकम आपको लेस करनी होगी। सो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पूरा समझ में आ चुका होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।